नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे संप्रेषण। संप्रेषण ये अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनी शब्द से हुई है। किससे हुई है? कम्युनी शब्द से हुई है। यानी संप्रेषण आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ये संप्रेषण जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये संप्रेषण जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संप्रेषण किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये किन शब्दों से मिलकर के बना है? तो ये कम्युनिकेशन शब्द है। कम्युनिकेशन शब्द से मिलकर के बना है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनी शब्द से हुई है। कम्युनी शब्द से हुई है। संप्रेषण में क्या होता है? संप्रेषण में सामान्य विचारों का आदान प्रदान होता है, इसे हम संप्रेषण कहते हैं। इसी के उसमें एक जॉन डीवी ने परिभाषा लिखी है। संप्रेषण अनुभव को जॉन ड्यूवी की परिभाषा है। जॉन ड्यूवी ने कहा कि संप्रेषण अनुभव को आदान प्रदान करने की क्रिया है। आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण अनुभव को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में क्या व्यवहार परिवर्तन होता है। जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में व्यवहार परिवर्तित होता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संप्रेषण के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? तो संप्रेषण के मुख्यतः 5 घटक होते हैं। संप्रेषण के कितने घटक होते हैं? तो संप्रेषण के 5 घटक होते हैं। वो 5 घटक कौन कौन से हैं? हम आपको बता रहे हैं कि वो 5 घटक हैं। सबसे पहले होता है प्रेषक। दूसरे क्रम में होता है संदेश। तीसरे क्रम में होता है माध्यम। और चौथे क्रम में होता है प्राप्तकर्ता या ग्राही। और अगले नंबर का जो क्रम है वो होता है प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया, ये जो है संप्रेषण के मुख्यतः 5 घटक होते हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, चौथा है प्राप्तकर्ता या ग्राही और पांचवा है प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे
एक शिक्षक है वो कैसे कक्षा में संप्रेषण करता है या कैसे संप्रेषण होता है। संप्रेषण का मतलब ही होता है कि विचारों का आदान प्रदान। हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने विचारों को आपसे शेयर कर रहे हैं, आप अपनी समस्या को हमसे शेयर कर रहे हैं, यही तो संप्रेषण है। यदि शिक्षक और छात्र का संप्रेषण देखा जाए तो शिक्षक ने पहले एक मैसेज टाइप किया और वो मैसेज टाइप किया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिक्षक ने मैसेज टाइप किया, यानी संदेश को शिक्षक ने टाइप किया। किसने टाइप किया, तो शिक्षक ने टाइप किया। फिर उस गुड मॉर्निंग को भेजने के लिए पत्र हो या कोई ले जाने वाला हो आपकी बात को वहां कहे, या उसके लिए मोबाइल हो या इंटरनेट हो, यानी उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। कोई ना कोई उसके लिए माध्यम हो। आपने मैसेज टाइप किया था गुड मॉर्निंग, उसको जो है आपने मोबाइल के द्वारा भेजा, माध्यम के द्वारा भेजा और छात्र के पास पहुंच गया। वो संदेश छात्र के पास पहुंच गया। छात्र ने उस संदेश को देखा और देख करके उसको लगा कि सर ने गुड मॉर्निंग लिख करके भेजा है। उस छात्र ने भी जो है आपके गुड मॉर्निंग का जवाब दे दिया। उसने भी जो है कहा कि सर गुड मॉर्निंग। तो उसने जो है अपना फीडबैक दे दिया, अपनी प्रतिक्रिया दे दी, अपना प्रतिपुष्टि दे दिया। उसने फिर आपको जो है लिख करके भेज दिया सर गुड मॉर्निंग। यही तो है संप्रेषण। इस प्रकार संप्रेषण के कितने घटक यदि पूछा जाए तो संप्रेषण के 5 घटक होते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो हम बता रहे हैं कि संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। और वो 2 प्रकार ये होते हैं, पहला होता है संप्रेषण यानी लिखित और दूसरा होता है मौखिक। पहला संप्रेषण लिखित और दूसरा संप्रेषण होता है मौखिक। हम आपको बताते हैं कि जैसे लिखित, यानी जैसे लिखित ये होता है कि पत्र हो गया, संदेश हो गया, ये हो गया आपका लिखित। और मौखिक, मौखिक ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ये हो गया मौखिक। यानी अपनी बात को स्वयं कह देना, प्रत्यक्ष रूप से जो है उसको व्यक्त कर देना, ये मौखिक संप्रेषण होता है। लेकिन लिखित संप्रेषण जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? लिखित संप्रेषण भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। पहला होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। लेकिन ये जो है किसके हैं, तो ये जो है लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। पहला शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। यानी जिस शाब्दिक वो होते हैं जिनको जो है शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सके, जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, गणित हो गई, जिसको हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर दें वो शाब्दिक संप्रेषण है। और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में जिसको हम शब्दों द्वारा व्यक्त ना करें, जैसे नक्शा हो गया, चित्र, नक्शा, चित्र, मैप, ये कैसे हो गए, ये अशाब्दिक है। जबकि हिंदी, संस्कृत, ये कैसे हैं, ये सब शाब्दिक संप्रेषण है। लेकिन यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि संख्या के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो संख्या के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत संप्रेषण, व्यक्तिगत संप्रेषण, और दूसरा होता है सामूहिक संप्रेषण। पहला व्यक्तिगत संप्रेषण
और दूसरा सामूहिक संप्रेषण। व्यक्तिगत संप्रेषण में शिक्षक और छात्र में जो वार्तालाप होती है वो व्यक्तिगत होती है, यानी एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में व्यक्तिगत वार्तालाप होती है, व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, उसे हम व्यक्तिगत कहते हैं। जबकि सामूहिक संप्रेषण ये होता है कि शिक्षक ने कोई बात बताई तो सामूहिक कक्षा के लिए बताई, सामूहिक बच्चों के लिए जो है चर्चा किया, तो उसे जो है सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि संप्रेषण के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं। संप्रेषण के महत्वपूर्ण बिंदु, तो संप्रेषण का जो पहला बिंदु होता है, संप्रेषण जो हो उस संप्रेषण में संदेश की जो भाषा हो वो सरल व स्पष्ट हो। क्योंकि ये संदेश की भाषा सरल व स्पष्ट हो तो उसको जो है बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि संप्रेषण में जो भाषा हो, संदेश हो, वो कैसा हो, सरल हो और स्पष्ट हो। दूसरा पॉइंट ये है कि संप्रेषण में दिए गए संदेश जो होते हैं उसका कोई ना कोई एक निश्चित जो है उद्देश्य हो, यानी संप्रेषण में जो दिए गए संदेश हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य हो। तीसरा पॉइंट यह है कि संप्रेषण में दिए गए संदेशों में क्या हो, विश्वसनीयता हो। विश्वसनीयता हो तभी संप्रेषण होगा। हम आपको बता रहे हैं कि विश्वसनीयता, जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा और मोबाइल आपने बैटरी बैकअप के लिए खरीदा, लेकिन वो मोबाइल जो है बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, बाकी सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, उसमें विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि आपने जो है विश्वास पर लिया था, विश्वसनीयता के लिया था उसको बैकअप के लिए, और मोबाइल बैकअप ही नहीं दे रहा। तो इसलिए जो है संप्रेषण में दिए गए संदेशों में क्या हो, विश्वसनीयता हो। चौथा पॉइंट इसका यह है कि जो संप्रेषण में संदेश दिए गए हैं उनमें लचीलापन हो। क्या हो, उनमें लचीलापन हो, कठोरता ना हो। कठोरपन होगा तो संप्रेषण नहीं अच्छा माना जाता है, इसलिए संप्रेषण कैसा हो, संप्रेषण में लचीलापन हो। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये संप्रेषण किस भाषा का शब्द है, तो संप्रेषण ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से हुई है। संप्रेषण मुख्यतः कितने घटकों में बटा है, तो संप्रेषण मुख्यतः 5 घटकों में बटा है। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता या प्राप्तग्राही, और फिर 5वें क्रम का है प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। यदि आपसे पूछा जाए संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, एक लिखित और दूसरा मौखिक। यह लिखित संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। यह संख्या के आधार पर संप्रेषण पूछे तो 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो है ब्लूम की पाठ योजना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्लूम की पाठ योजना। डॉक्टर ब्लूम की पाठ योजना। डॉक्टर ब्लूम की पाठ योजना। ब्लूम की पाठ योजना का प्रतिपादन कब किया, तो ब्लूम की पाठ योजना का प्रतिपादन 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने किया। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने किया। ब्लूम ने बताया कि शिक्षण तभी पूर्ण होगा जब उसका एक निश्चित उद्देश्य हो, यानी शिक्षण तभी पूरा होगा जब उसका एक निश्चित उद्देश्य हो। और शिक्षक जो है कक्षा में बच्चों के जो उद्देश्य होते हैं, उनकी जो
आवश्यकता होती है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसके विषय में बताया। तो डॉक्टर ब्लूम ने जो है संप्रेषण को के 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर या 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला स्तर इन्होंने डॉक्टर ब्लूम ने बताया, वो बताया है ज्ञानात्मक, क्या बताया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य या स्तर, ज्ञानात्मक उद्देश्य या स्तर। दूसरे नंबर का जो बताया वो भावात्मक बताया, भावात्मक उद्देश्य या स्तर। और तीसरे नंबर का जो बताया वो बताया क्रियात्मक उद्देश्य या स्तर। ज्ञानात्मक उद्देश्य को डॉक्टर ब्लूम ने 6 भागों में बांटा और भावात्मक उद्देश्य को 5 भागों में बांटा और क्रियात्मक उद्देश्य को भी 5 भागों में बांटा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो 5 भाग बताए डॉक्टर ब्लूम ने, वो बताए ज्ञान, बोध, प्रयोग, ज्ञान बोध प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन, ये 5 स्तर बताए। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक उद्देश्य में जो स्तर बताए हैं वो बताए आग्रहण, आग्रहण। दूसरा बताया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। तीसरा बताया अनुमूलन, अनुमूलन। चौथा बताया व्यवस्थापन, व्यवस्थापन। और 5वां बताया चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। ये 5 स्तर किसमें बताए? तो भावात्मक में बताए। क्रियात्मक में डॉक्टर ब्लूम ने 5 स्तर बताए। पहला बताया उत्तेजना, दूसरा बताया कार्यवाही, उत्तेजना, कार्यवाही। तीसरा बताया नियंत्रण, चौथा बताया सामंजस्य, सामंजस्य। और 5वां बताया स्वनिर्माण, स्वनिर्माण या चरित्र निर्माण, स्वनिर्माण या चरित्र निर्माण। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं उसको कितने भागों में बांटा? तो 6 भागों में। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कभी कभी आपके एग्जाम में इनका डायरेक्ट क्रम पूछ लिया जाता है कि ये विश्लेषण किस क्रम में है, बोध किस क्रम में है, तो इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। डॉक्टर ब्लूम ने बताया कि ये जो शुरू के 3 बोध होते हैं, ज्ञान, बोध और प्रयोग, 3 स्तर जो शुरू के होते हैं, इन्हें निम्न स्तर कहा जाता है, निम्न स्तर। ये विश्लेषण और संश्लेषण ये मध्य स्तर है,
मध्य स्तर और मूल्यांकन उच्च स्तर है। इस प्रकार जो है डॉक्टर ब्लूम ने अपने उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो सूक्ष्म शिक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म माने छोटा, यानी किसी शिक्षण को छोटे छोटे भागों में बांट करके अध्ययन कराना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? कब इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण प्रतिपादित किया? इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? और भारत में सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? इसको हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघुत्तम रूप है। कैसा रूप है? सूक्ष्म शिक्षण ये शिक्षण का लघुत्तम रूप है, यानी छोटा रूप है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे भागों में या सोपानों में प्रस्तुत किया जाए, वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक W.A. एलन है। W.A. एलन है जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तुत किया। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे छोटे आकार की कक्षाओं में कम समय में प्रस्तुत किया जाता है या पूर्ण किया जाता है। एलन ने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण जो है ये छोटी कक्षाओं में छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाता है और कम समय में इसको पूर्ण किया जाता है। इस सूक्ष्म शिक्षण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का उल्लेख जो मिलता है वो W.A. एलन की पुस्तक माइक्रो टीचिंग में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण किसने प्रस्तुत किया, तो भारत में जो है सूक्ष्म शिक्षण सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर D.D. तिवारी। कौन? D.D. तिवारी। भारत में ये पूछ ले, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत डॉक्टर D.D. तिवारी ने प्रस्तुत की। D.D. तिवारी यानी दीनदयाल तिवारी। दीनदयाल तिवारी ने इसकी शुरुआत की सूक्ष्म शिक्षण की। D.D. तिवारी ने इसका प्रयोग भारत में किया। सूक्ष्म शिक्षण कितने चरण होते हैं? तो हम आपको सूक्ष्म शिक्षण का चक्र बताते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र सबसे पहले क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण में योजना बनती है। योजना यानी कोई हम कार्य कर रहे हैं, पहले उसकी हम योजना बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? योजना जब बन जाएगी तब हम शिक्षण करेंगे। योजना जब बन जाएगी तब हम शिक्षण करेंगे। जब शिक्षण हम करेंगे तो देखेंगे कि उस शिक्षण की प्रतिपुष्टि क्या है। प्रतिपुष्टि क्या है? उस शिक्षण की
प्रतिपुष्टि क्या है, फिर हम लोग जो है पुनः योजना बनाएंगे। प्रतिपुष्टि के बाद पुनः योजना, पहले प्रतिपुष्टि होगी फिर पुनः योजना बनाएंगे। जब पुनः योजना बना लेंगे तब क्या करेंगे, तब पुनः शिक्षण करेंगे। पुनः शिक्षण कार्य करेंगे और जब पुनः शिक्षण कार्य कर लेंगे उसके बाद में हम लोग जो है पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे। पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे। इस प्रकार जो है शिक्षण के ये पूछे कि कितने चक्र में शिक्षण का विभाजन हुआ है, तो ये इसके 6 चरण हुए हैं। कौन कौन से, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना और पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ये शिक्षण चक्र है। क्या है, शिक्षण चक्र। शिक्षण चक्र के नाम से इसे हम जानते हैं। अब ये शिक्षण चक्र कितने कितने मिनट का होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षण चक्र, ये योजना जो होता है ये 6 मिनट का होता है। शिक्षण कितने का होता है, ये भी 6 मिनट का होता है, 6 मिनट। प्रतिपुष्टि कितनी होती है, ये भी 6 मिनट की होती है। और पुनः योजना ये 12 मिनट की होती है। पुनः शिक्षण ये भी 6 मिनट का होता है और पुनः प्रतिपुष्टि ये भी 6 मिनट के होते हैं। इस प्रकार से यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण कितने चरणों में बटा है या उसके कितने चरण हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण हैं। कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण विकसित किए जा सकते हैं एलन के अनुसार, तो एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में 14 चरण विकसित किए जा सकते हैं। 14 चरण विकसित किए जा सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कितनी होती है, छात्रों की संख्या कितनी होती है, तो 5 से 10 छात्रों की संख्या होती है। कितनी होती है, 5 से 10 छात्रों की संख्या होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है, तो सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होती है उसको सीमित किया गया है। सीमित किया गया है यानी कम महत्व दिया गया है पाठ्य पुस्तक को। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि एक शिक्षण कौशल सूक्ष्म शिक्षण में किस पे बल दिया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण में पूरे संपूर्ण कौशल पर बल न देकर के केवल एक कौशल पर बल दिया जाता है। एक कौशल पर बल, एक कौशल पर बल दिया जाता है। संपूर्ण कौशल पे बल न देकर के एक कौशल पर बल दिया जाता है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लगता है, तो सूक्ष्म शिक्षण में समय ये पूछ ले तो 36 मिनट का समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक चरण जो होता है वो 6 मिनट का होता है और इसलिए 6 गुणे 6 यदि हम करें तो 36 मिनट का होता है। लेकिन आपसे अगर जो स्पेशल पूछ लिया जाए कि पुनः योजना में कितना समय लगता है, तो पुनः योजना में 12 मिनट का समय लगता है, क्योंकि आपने देखा पुनः योजना ये 2 बार आता है, यानी एक बार योजना और एक बार पुनः योजना, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पुनः योजना में कितना समय लगता है, तो 12 मिनट का लगता है। और यदि आपसे योजना में पूछा जाए कितना समय लगता है, तो 6 मिनट का लगता है। इस प्रकार हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा, संप्रेषण पढ़ा
और जो है ब्लूम की पाठ्य योजना या पाठचर्या पढ़ी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।